पूस का महीना अपने चरम पर था। मुंडूपाड़ा गांव मानो बर्फ की चादर में लिपटा हुआ था और रात होते ही कोहरा पूरे गांव को अपने आगोश में ले लेता। दूर कहीं से कुत्तों के रोने की आवाज आती और फिर सन्नाटा छा जाता। इसी जानलेवा खामोशी के बीच इंजन की घरघराहट कुछ पल गूंजी और फिर बस धूल उड़ाती हुई आगे निकल गई। धुंधली पीली रोशनी में एक शख्स उतरा, पंडित दीनानाथ। पंडित दीनानाथ इच्छापुर हाई स्कूल के वरिष्ठ शिक्षक, उम्र करीब 55 वर्ष। वे नियम के पक्के आदमी थे, लेकिन आज स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास के चक्कर में देर हो गई थी। उन्होंने अपनी कलाई घड़ी देखी, 7:30। 7:30 बज गए। हे भगवान, आज तो अनर्थ ही हो गया। एक्स्ट्रा क्लास के चक्कर में वक्त का पता ही नहीं चला। अब इस घने कोहरे में घर तक का सफर, राम ही मालिक हैं। वे बड़बड़ाए। उनके मुंह से निकलती भाप कोहरे में मिल गई। बस स्टैंड से गांव तक का रास्ता कच्चा था और दोनों तरफ घनी झाड़ियां थी। बीच में वो पुरानी नदी पड़ती थी जिसे गांव वाले काली नदी कहते थे। पंडित जी ने मफलर को कसकर नाक तक लपेटा और तेज कदमों से चल पड़े। उनके जूतों की आवाज खट 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 उस सन्नाटे में किसी हथौड़े की चोट जैसी लग रही थी। हवा का एक तेज झोंका आया जिससे बांस के पेड़ों के आपस में रगड़ने की चर चर आवाज हुई। पंडित जी का दिल धक से रह गया। उन्हें लगा जैसे कोई उनके ठीक पीछे चल रहा है। उन्होंने झटके से मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, सिर्फ गहराता हुआ कोहरा और लहराती हुई झाड़ियां। वहम है, ये सब सिर्फ मेरा वहम है। बुढ़ापा और ये ठंड दिमाग पर असर कर रही है। पीछे कोई नहीं है दीनानाथ, बस हवा है जो बांसों से टकरा रही है। डर मत, आगे बढ़। उन्होंने खुद को तसल्ली दी और आगे बढ़े। तभी हवा के झोंके के साथ एक आवाज तैरती हुई आई, बहुत महीन, बहुत दर्दनाक। पंडित जी के कदम जमीन में गड़ गए। ये किसी बिल्ली या जानवर की आवाज नहीं थी, ये एक लड़की की आवाज थी, कांपती हुई, रोती हुई। उन्होंने इधर उधर देखा। कौन है वहां? सामने आओ। उनकी अपनी आवाज डर के मारे फटी हुई निकली। कोई जवाब नहीं, सिर्फ नदी के पानी के टकराने की हल्की आवाज। पंडित जी ने हिम्मत जुटाकर फिर पूछा, कौन हो तुम? फिर वही सन्नाटा, लेकिन इस बार उन्हें महसूस हुआ कि झाड़ियों के पीछे से कोई उन्हें देख रहा है। एक अजीब सी सिहरन उनकी रीढ़ की हड्डी से होते हुए पूरे शरीर में फैल गई। उनका तार्किक शिक्षक मन कह रहा था कि यह हवा का शोर है, लेकिन उनका दिल कह रहा था, भागो, यहां से भागो। वे लगभग दौड़ते हुए नदी के पुल को पार कर गए। गांव के मुहाने पर रामू की चाय की दुकान ही एकमात्र ऐसी जगह थी जहां अब भी लालटेन की रोशनी जल रही थी और जीवन की थोड़ी हलचल थी। अलाव जल रहा था और उसके चारों ओर बेंच पर 3-4 लोग बैठे हाथ ताप रहे थे। पंडित जी जब वहां पहुंचे तो वे बुरी तरह हाँफ रहे थे। उनके चेहरे पर पसीना था, जबकि बाहर कड़ाके की ठंड थी। अरे पंडित जी, राम राम। गजब कर दिया आज तो आपने। इतनी रात गए, वो भी इस मौसम में। आपकी तो सांस फूल रही है और चेहरा देखिए कैसे सफेद पड़ गया है। खैरियत तो है? पंडित जी ने बेंच पर जगह बनाई और अपनी अटैची नीचे रखी। हाँ, कुछ नहीं रामू भाई, सब ठीक है। बस जरा जल्दी में था तो कदम तेज हो गए। तुम बस एक कुल्हड़ कड़क चाय बना दो, अदरक जरा कूट के डालना, ठंड हड्डियों में घुस गई है।
वहां बैठे हरिया काका ने हुक्का गुड़गुड़ाते हुए गंभीर स्वर में कहा, पंडित जी, आप ज्ञानी हैं, बुरा ना मानिएगा, पर हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि अमावस के आसपास काली नदी का रास्ता इंसानों के लिए नहीं होता। हवा में भारीपन है, वक्त बहुत खराब चल रहा है साहब। पंडित जी ने चाय का कुल्हड़ थामते हुए बनावटी हंसी हंसी। अरे काका, हम विज्ञान पढ़ाने वाले लोग हैं, इन बातों में क्या रखा है? बस हवा तेज थी, इसलिए घबराहट हो गई। उन्होंने उस लड़की की आवाज का जिक्र नहीं किया। न जाने क्यों उन्हें लगा कि अगर उन्होंने जुबान खोली तो वह आवाज सच हो जाएगी। तभी दुकान के कोने में बैठे एक नौजवान सुमेर ने कहा, लेकिन काका की बात को हल्के में मत लीजिए मसाब, वो अपनी सुधा अब तक नहीं मिली है। कल शाम से गायब है बेचारी, न जाने किस हाल में होगी। पूरे गांव के हलक में जान अटकी हुई है। पंडित जी का हाथ रुक गया। सुधा? किशन की बेटी? रामू ने उदासी से कहा, कल शाम खेत से निकली थी, पर घर की चौखट तक नहीं पहुंची। पूरा गांव, खेत खलिहान सब छान मारा, पुलिस में भी रपट लिखवाई है। सरपंच जी और किशन भाई तो अब भी थाने में सर पटक रहे हैं। बड़ी होनहार बच्ची थी, आपकी ही शिष्या थी ना? अरे मस्साब, चाय गिर गई कपड़ों पर, क्या हुआ? आप अचानक इतने घबरा क्यों गए? कुछ नहीं बेटा, बस ठंड से हाथ कांप गया था। बहुत बुरा हुआ। हे ईश्वर, उस बच्ची की रक्षा करना। उम्मीद है वो जहां भी हो सुरक्षित हो। रात के 2 बज रहे थे। बिशन के घर से लौटते हुए राघव और सोहन के कदमों की आहट सूखे पत्तों पर किसी भारी बोझ की तरह सुनाई दे रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। सोहन काफी पीछे रह गया था। ओह, ओए सोहन, अबे अपने इन भारी पैरों को थोड़ा तेज चला भाई। ऐसा लग रहा है जैसे ये पगडंडी आज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तू इतना सुस्त क्यों पड़ गया है रे? जल्दी चल। राघव ने चिढ़ते हुए कहा। सोहन ने अपनी पुरानी चादर को अपने कांपते शरीर पर और जोर से लपेट लिया। उसका चेहरा पसीने से तरबतर था, जबकि हवा बर्फीली थी। राघव भाई, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। बिशन ने 1000 बार कहा था कि रात को रुक जाओ, पर तू माना ही नहीं। इस जंगल वाले रास्ते में इस वक्त होना ठीक नहीं है। और देखना, मेरा पूरा बदन तवे की तरह तप रहा है। मुझे लग रहा है आज रात में बचूंगा नहीं। बहुत तेज बुखार चढ़ रहा है। राघव जोर से ठहाका मारकर हंसा, जिससे आसपास के पेड़ों पर बैठे पक्षी फड़फड़ाकर उड़ गए। अरे तू तो पैदाइशी डरपोक है सोहन। बुखार कुछ नहीं है, ये बस तेरे मन का वहम है। और सुन, कल सुबह सूरज निकलने से पहले हमें नीली झील वाले घाट पर पहुंचना है। जाल डालना है। पिछली बार की तरह खाली हाथ लौटे तो साहूकार हमारी चमड़ी उधेड़ देगा। बहुत कर्ज चढ़ा है हम पर, समझा? सोहन रुक गया और एक पेड़ का सहारा लेकर लंबी सांसें लेने लगा। नहीं राघव, आज मैं नहीं जा पाऊंगा। मेरा शरीर अब जवाब दे रहा है। तू आज मेरे घर रुक जा, कल साथ चलेंगे। वैसे भी उस रात के बाद से मुझे इस घाट वाले रास्ते से बहुत डर लगने लगा है। जेब खाली है सोहन, वो असली डर है। अगर कल मछलियां नहीं पकड़ी तो भूखे मरेंगे। और रही बात उस रात की, तो भूल जा उसे। जो हुआ सो हुआ। अब चुपचाप चल, तेरा घर आ गया। सोहन के घर का दरवाजा आते ही उसने राहत की सांस ली। चल अब तू अपने घर जा। ठीक है, तू जा, पर संभल के जाना राघव।
आगे वो पुराना बरगद का पेड़ है और फिर घाट। तू अकेला है, देख लेना। अबे जा जा, तू अपनी फिक्र कर, मुझे मत सिखा। चल कर मिलते हैं। राघव अब अकेला था। जैसे ही वो घाट की तरफ मुड़ा, हवा का रुख एकदम से बदल गया। सोहन भी ना फालतू में डराता रहता है। अचानक झाड़ियों में से एक विशाल काली बिल्ली निकली। अरे ये क्या? थत, मनहूस काली बिल्ली, हट हट यहां से, रास्ता काट रही है मेरा, हट। राघव ने तेज चलना शुरू किया, लेकिन तभी उसका पैर एक नुकीले उभरे हुए पत्थर से टकराया। अंधेरे के कारण उसे पत्थर दिखा नहीं और वो पूरे जोर से जमीन पर जा गिरा। जैसे ही ऊपर देखा, उसकी रूह कांप गई। गौरी, तुम तो पहचान लिया राघव? उस रात तो तुमने मेरी पहचान मिटाने की बहुत कोशिश की थी, याद है? उस औरत की आवाज ऐसी थी जैसे कोई कब्र के अंदर से बोल रहा हो। तुमने मेरी आंखें फोड़ी थी ताकि मैं तुम्हें पहचान न सकूं। अब मैं तुम्हारी आंखें लूंगी ताकि तुम कभी रोशनी न देख सको। नहीं नहीं गौरी, मुझे माफ कर दो, बचाओ, बचाओ, मेरी आंखें। अगले दिन पूरे गांव में मातम और खौफ फैल गया। राघव की ऐसी दर्दनाक मौत ने सबके होश उड़ा दिए थे। उसी शाम गांव के सरकारी स्कूल के अध्यापक, जिन्हें सब मास्टर पंडित कहते थे, पास के कस्बे से लौट रहे थे। वो हाथ में झोला लिए तेज कदमों से उसी घाट वाले रास्ते से गुजर रहे थे। मास्टर पंडित खुद से ही बुदबुदा रहे थे, हे भगवान, कल रात भी जब मैं यहां से गुजरा था तो किसी लड़की के रोने की आवाज आई थी। मैंने सोचा मेरा वहम है, पर आज राघव की लाश नहीं, ये रास्ता ही मनहूस है। राम राम राम। हवा तेज होने लगी थी। मास्टर पंडित का गला सूख रहा था। तभी अचानक एक पेड़ के पीछे से एक नकाबपोश आदमी निकला। उसके हाथ में एक बड़ा छुरा था। ठहर जा मास्टर, जो कुछ भी झोले में है चुपचाप निकाल दे, वरना तेरा हाल भी उस राघव जैसा कर दूंगा। लुटेरे ने गला साफ करते हुए कहा। मास्टर पंडित थर थर कांपने लगे। उन्होंने झोला आगे कर दिया। बेटा, जो है ले लो, बस मुझे छोड़ दो। मैं तो एक गरीब शिक्षक हूं, मुझ पर दया करो। लुटेरा हंसा। दया? इस दुनिया में दया की कोई जगह नहीं है बूढ़े। उसने जैसे ही मास्टर पंडित पर वार करने के लिए हाथ उठाया, अचानक माहौल बदल गया। आसमान में बिजली कड़की और तेज आंधी चलने लगी। मास्टर पंडित का शरीर अचानक सीधा हो गया और उनकी आंखों की पुतलियां गायब होकर पूरी सफेद हो गई। मास्टर पंडित के मुंह से अब एक औरत की चीखती हुई आवाज निकली। सोहन, तूने सोचा था कि राघव को मारकर मैं शांत हो जाऊंगी। तू तो उसका असली साथी था। उस रात तूने ही मेरा मुंह दबाया था, याद है? सोहन के हाथ से छुरा गिर गया। उसने डर के मारे अपने चेहरे से कपड़ा हटा दिया। लुटेरा, जो असल में सोहन था, जो अपनी पहचान छिपाकर भागने की फिराक में था,
गौरी, नहीं, तुम तो मर चुकी हो। पंडित जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? हटिए मेरे रास्ते से। उसी समय गांव के लोग जो पंडित जी की तलाश में लालटेन लेकर निकले थे वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि मास्टर पंडित जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में थे और उनका चेहरा भयानक लग रहा था। सुनो गांव वालों, देखो इस पापी को। 3 महीने पहले मैं अपनी बीमार मां के लिए दवा लेकर लौट रही थी। इन दरिंदों ने मुझे इसी घाट पर रोका। मैंने इनके पैर पकड़े, पर इन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। इन्होंने मेरा सब कुछ लूट लिया और मुझे मारकर उसी बरगद के नीचे दफना दिया। गांव वाले सन्न रह गए। सोहन भागने लगा। लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उसे पटक दिया। बचाओ, मुझे माफ कर दो गौरी। न्याय हो चुका था। जैसे ही सोहन के प्राण निकले, मास्टर पंडित के शरीर से एक सफेद धुंध निकली और गौरी की आकृति सामने आई। उसने गांव वालों की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, अब मुझे शांति मिली। मेरे बूढ़े पिता घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उन्हें बता देना कि उनकी बेटी अब सुकून में है। उनका ख्याल रखना। पूरे रतनपुर गांव ने अपनी बेटी का सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। मास्टर पंडित आज भी उस स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन अब वो उस घाट से नहीं डरते। वो जानते हैं कि वहां अब कोई भूत नहीं, बल्कि गांव की एक रक्षक बेटी की रूह बसती है। पर हां, उस दिन के बाद से रतनपुर का कोई भी व्यक्ति किसी बेसहारा की मदद करने से पीछे नहीं हटता।